अच्छा सुनो, ये नाजी कंसंट्रेशन, अरे नाजी कंसंट्रेशन कैंप में किस तरह का गैस, मतलब उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है बताइए तो। अरे घर में बहुत चूहे आ गए हैं, पूरी तरह से खत्म करना है। इसी को कहते हैं चींटी मारने के लिए हाथी पालना। हेलो, गौतम जी बात कर रहे हैं। अच्छा सुनिए ना, क्या आप मुझे हाइड्रोसाइनिक एसिड ला के दे सकते हैं? नहीं नहीं, दरअसल मुझे ये बाबा के एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए था। हाँ हाँ, जो भी कीमत होगी मैं आपको दे दूंगा। दो दो और देते रहो, हद होती है हर बात की। जगदीश बोस ने कैलकाटा यूनिवर्सिटी के टूटी हुई लैब में बैठ के एक अदृश्य रोशनी का आविष्कार किया। सत्यन बोस ने ढाका में बैठ के एक नई थ्योरी की इजाद की, जिसकी मंजूरी दी आइंस्टाइन ने। और इन लोगों को देखो, ये दो वो दो, इनका मांगना खत्म ही नहीं होता। ऐसा ही तो होता है। अब देखो ना, लोग अपनी खामियां छुपाने के लिए बहाने बनाते रहते हैं। पूरी चटनी ही बना दी, तेल खराब हो गया था। हंस क्यों रहे हो? अब इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं नहीं, अभी तुमने कहा ना, लोग अपनी कमियां छुपाने के लिए बहाने बनाते हैं, बस वही याद आ गया। देखो अजीत, खाना मिल रहा है ना, यही बड़ी बात है। पता नहीं भाभी कब आएगी। अच्छा ब्योमकेश, भाभी के भैया की तबीयत कैसी है? हाँ, वो पहले से तो बेहतर है। डॉक्टर ने कुछ और दिन आराम करने को कहा है। मैंने ही सत्या से कहा कि कुछ दिन और रुक जाए। हाँ, तुमने ठीक ही किया। उस पुटीराम को भी अभी गाँव जाना था, और यहाँ का खाना तो बस भाभी को ट्रंक कॉल करके कह देना कि उनके देवर की हालत कुछ ठीक नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अपने भाभी के ही तो भरोसे रहते हो तुम। कब तक अकेले रहोगे अजीत? कुछ दिनों पहले कॉलेज स्ट्रीट के पास शिवराम से मुलाकात हुई। शिवराम चक्रवर्ती? हाँ। अजीत, तुमने ऑमलेट नहीं खाया? अरे सुनो तो, जब मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी सारी जिंदगी अकेले ही बिताओगे, तो पता है उन्होंने क्या कहा? इस देश में औरतें पहले से ही बहुत तकलीफ में हैं, कम से कम किसी एक को तो राहत दूं। किसे? जिससे शादी नहीं करूंगा उसे। इस ह्यूमर में बहुत बड़ी ट्रेजेडी छुपी है अजीत बाबू। अब शिवराम जी को ही देख लो, पूरी जिंदगी में रबड़ी के अलावा कुछ नहीं मांगा। और देव कुमार जी को देखो, ये चाहिए वो चाहिए। अब जरा सोचो, हाबुल जैसे बुद्धिमान बेटे के होते हुए कैसे उसे लेक्चर देते रहते हैं। बुद्धिमान बेटे के पिता को बुद्धिमान होना चाहिए, ये किसने कहा? और हाबुल के पिता बुद्धिमान नहीं है, ये तुमसे किसने कहा? ब्योमकेश दा, ब्योमकेश दा, ब्योमकेश दा। क्या बात है हाबुल, आप क्यों रहे हो? सर्वनाश हो गया है, मेरी बहन रेखा। माचिस से चूल्हा जलाते हुए मौत हो गई। हाबुल, लगता है डॉक्टर रुद्र आ गए, देखो तो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है ब्योमकेश? फिलहाल तो ये कि मौत से पहले इसे पता नहीं था कि मौत इसके इतने करीब है। लेकिन ये हुआ कैसे? कहा है सब? क्या हुआ? मर गई? हाँ, अगर आप एक बार देख लेते तो अच्छा होता। आप कौन है? मैं पड़ोसी हूँ। ये तो रेखा है ना, देव कुमार जी की बेटी, है ना? बाप रे। अच्छा, तुम एक काम करो, पुलिस को फोन करो। मौत की वजह को लेके मुझे शक है। आपको क्या लगता है मौत कैसी हुई होगी? ऑटोप्सी रिपोर्ट के बिना मैं कैसे बता सकता हूँ? मेरी फीस है 32 रुपए, घर पर भिजवा देना। हाबुल, हाबुल, हाबुल। रेखा का कमरा कहाँ है? उस तरफ है। रेखा एस्प्रिन लेती थी? हाँ, कभी कभार उसके सर में बहुत दर्द होता था। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कल रात के नींद के निशान अब तक बिस्तर पर है। आज वो न जाने किस अनंत यात्रा पर निकल पड़ी। हालात को समझे बिना हर जगह अपनी फिलॉसफी बातें करना जरूरी है क्या? तुम भी ना। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। रेखा खुदकुशी करेगी। नोंतु, ये नोंतु कौन है? मेरी प्यारी रेखा, कल कॉलेज से लौटकर तुम्हारे घर के खिड़की के बाहर आऊंगा रेखा। बस तुम्हारा और तुम्हारा नोंतु। आखिरकार वो कमीना डॉक्टर रुद्र हमारा संबंधी बनेगा।
डॉक्टर रुद्र का बेटा नौंतू बहुत ही अच्छा लड़का है। मेरे बेटे के साथ आपके बेटे की शादी, क्यों मजाक कर रहे हैं? मैग्नर को सुना है आपने? फेमस म्यूजिक कंपोजर, हिटलर का फेवरेट है। सुनिए सुनिए, आप में जोश जाग उठेगा। डॉक्टर रुद्र, अगर मेहरबानी करके आप एक बार नौंतू से बात कर लेते तो। दरअसल नौंतू रेखा को पसंद करता है, वो लोग खुश रहेंगे। नौंतू, नौंतू, तुम रेखा को जानते हो? हाँ, ये जो कह रहे हैं क्या वो सच है? हाँ, इसका मतलब है तुम जानते हो ये क्या कहने आए हैं। ठीक है, तुम अंदर जाओ। देखिए डॉक्टर रुद्र, अब वक्त बदल गया है, हमारे वाला दौर तो रहा नहीं ना। 10,000 क्या दहेज लूंगा? 10,000? 10,000? इतने रुपयों का बंदोबस्त मैं कैसे कर पाऊंगा डॉक्टर रुद्र? हमारा रिश्ता टूट गया है। तुम्हारे बाबा ने 10,000 रुपए मांगे हैं, इतना दहेज मेरे बाबा नहीं दे पाएंगे। हमारा रिश्ता ऐसे टूट जाएगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दहेज देकर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे लगा था इस बात का विरोध तुम जरूर करोगे। अब जो भी हो, तुम्हारे बगैर जिंदा रहना मुश्किल होगा, ये मैं अब समझ चुकी हूँ। मैंने तुमसे प्यार किया था। पापा, आपने ये सही नहीं किया। अब सारी चीजें तुमसे पूछ के मुझे करनी पड़ेगी। डॉक्टर घोष के लड़की से तुम्हारा रिश्ता फिक्स कर दिया है। बाबा देखिए, मैं रेखा के अलावा किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा। नॉन तो क्या मैं तुम्हारे माँ से बात कर सकता हूँ? क्या बात क्या है? क्या हम अंदर चल के बात कर सकते हैं? पराये औरत के कमरे में घुसने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? जो भी बोलना है यहाँ खड़े खड़े ही बोल दो। शायद आप मुझे जानती नहीं है, मैं आपका पड़ोसी हूँ। मेरा नाम है ब्योमकेश बख्शी और ये मेरे साथी अजीत बैनर्जी। मैं एक सत्यान्वेषी हूँ। तुम्हारे भेष वेश के बारे में मैं कुछ नहीं जानना चाहती। भेष नहीं, वेश यानी अनुसंधान करना। अच्छा, आप बिना नहा के तो नहीं आए ना? नहीं नहीं, हम सुबह जल्दी उठ के नहा लेते हैं रोज। आप लोग बात कीजिए, मैं बस अभी आया। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? माँ के कमरे में दो पराये मर्द घुस रहे हैं और कुछ ऊंच नीच हो गई तो तुम साक्षी रहोगे ना, वरना तो लोग मुझे ही दोष दे देंगे। ये बताइए, क्या आप आज सुबह रेखा से मिली थी? अब क्या बताओ, नौकरानी आज नहीं आई तो रेखा से कह के मैंने रसोई साफ करवाई और उससे कहा कि चूल्हा जला दे। मैं अकेली जान क्या क्या काम करूं, तो मैंने रेखा से चूल्हा जलाने के लिए कहा और इस कमरे में झाड़ू लगाने के बाद मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद रसोई में क्या चल रहा है वो तो मैं देखने नहीं गई, और नहाने के बाद जैसे ही मैं रसोई में गई, रेखा, रेखा बेटा, हाँ, हे भगवान, हाँ बोल, हाँ बोल। देखिए, आज तक मैंने किसी के भी काम में टांग नहीं अड़ाया, लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत मेरे ही गले आन पड़ी। लोग तो मुझे ही कोसेंगे ना, बोलिए। और क्या, वो मुझे छोड़ देंगे, घर में कुरुक्षेत्र हो जाएगा। मैं तो उनको फूटी भाग से नहीं बहाती हूँ। मेरी बातें तो उन्हें कांटों की तरह चुभती है। किन्हें चुभती है? देवकुमार जी को। और नहीं तो क्या। क्या आपने आज रेखा से कोई जली कटी बातें कही थी? जली कटी बातें? ना बाबा ना। आज मैंने रेखा को चूल्हा जलाने के लिए कहा था। रसोई में दिया सलाई नहीं थी तो वो मेरे पास से दिया सलाई लेके गई। रेखा माचिस लेने आपके कमरे में क्यों आई थी? माचिस आपके कमरे में रहती है? दरअसल रात के अंधेरे में मुझे इस कमरे में अकेले नींद नहीं आती ना, बस लगता है कि अगर कोई पास होता तो, इसलिए मैं लालटेन जला के सोती हूँ। कमरे में ही रहती है माचिस, वहाँ। कहाँ पर? आप क्या चाय पियेंगे? नहीं, मुझे फिलहाल चाय नहीं पीनी। पी के चलते हैं ना। चलो अजीत, मैं तुम्हें घर पर चाय पिलाता हूँ। अरे क्या हुआ? उनका चेहरा देखा? लगता है कई दिनों से या सालों से उन्हें सुख नहीं मिला। तुम्हें देख के वो सुख की आशा कर रही थी। अजीत, जाहिर सी बात है, खुद के बच्चे तो है नहीं, इसलिए सौतन के बच्चों से भी कोई लगाव नहीं होगा उसको। अच्छा, बड़ा तरस आ रहा है तुम्हें उस पे? मुझे लगता है वो अपने पति से भी ज्यादा खुश नहीं है। अरे जाहिर सी बात है अजीत, इसलिए तो बच्चों पर इतना गुस्सा करती है। मैं क्या कहता हूँ, तुम घर चलो और फ्रॉइड की किताबें पढ़ के समझने की कोशिश करो। क्या उन्होंने इस जटिल मानसिकता पर कुछ लिखा है या नहीं, यानी एडिपस कॉम्प्लेक्स। आत्महत्या? तुम्हें क्या लगता है अजीत? चिट्ठी पढ़ के तो ऐसा लगता है कि आत्महत्या की होगी। अजीत, तुम्हें क्या लगता है किस तरीके से आत्महत्या हुई होगी? जहर खा के? चिट्ठी में तो यही लिखा है, लेकिन जहर मिलने से पहले ही जहर खा के आत्महत्या। रेखा ने चिट्ठी में जहर खाने की बात की थी, मगर चिट्ठी सही जगह पहुंची नहीं। चिट्ठी तकिए के नीचे ही मिली।
तो आत्महत्या करने के लिए उसे जहर मिला कहाँ से? नहीं नहीं, चिट्ठी में लिखा था ना, अगर उसे जहर नहीं मिला तो वो दूसरा रास्ता अपनाएगी। मगर अजीत, चिट्ठी भेजने से पहले ही दूसरा रास्ता अपना लिया क्या? और चूल्हा जलाते समय कोई आत्महत्या नहीं करता अजीत। रेखा की मौत हुई है अकस्मात। इतना तेज, इतना सटीक था वो मृत्यु बाण कि उसे हिलने तक का वक्त नहीं मिला। माचिस की तीली हाथ में ही जल के राख हो गई। कहीं हार्ट फेल तो नहीं हुआ? पता नहीं और मैं नहीं जानता जी, मगर हाइड्रोसाइनिक एसिड के अलावा मगर ऐसी ताकत किसी और चीज में है या नहीं मुझे नहीं पता। हो सकता है रेखा एस्प्रिन लेती हो और धीरे धीरे उसका दिल कमजोर हो गया। ये मौत इतनी आसान नहीं है जी, मुझे लगता है इसमें बड़ा राज छुपा हुआ है। अच्छा, एक कप चाय पिलाओ ना, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ठीक है। क्या पढ़ रहे हो अजीत? बताओ तो, जरा दिमाग डाइवर्ट करना चाहता हूँ। एक कहानी सुनोगे? बड़ी दिलचस्प कहानी है, सुनो। ये चारों ओर जो धर्म का कारोबार चल रहा है ना, फ्रॉइड कहते हैं इसके पीछे है प्राइमोर्डियल मर्डर। प्रीमोर्डियल मर्डर, मौलिक हत्या। इसका मतलब विस्तार से समझाता हूँ। मान लो कि हम किसी प्राचीन प्रजाति में रहते हैं और वहाँ एक निर्दयी बाप है जो अपने समुदाय से अपने बच्चों को बाहर निकालना चाहता है। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि बाप समुदाय की सारी महिलाओं के साथ अकेले ही संभोग करना चाहता है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या? बच्चे बाप से परेशान होकर उसकी हत्या कर देते हैं और उस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए वो अपने बाप का मांस भी खाते हैं। चलो, मैंने मान लिया कि एक रूपक है, मगर इसका असली मतलब क्या है? फ्रॉइड का मानना है कि बाप का मांस खा के वो उसके शक्ति से जुड़ जाते हैं। वो अपने बाप की श्रद्धा भी करते हैं, लेकिन उसको अपना दुश्मन भी मानते हैं। श्रद्धा करते हैं उनकी शक्ति से, दुश्मन मानते हैं उनके हिंसात्मक स्वभाव के लिए, है ना? और उसी मांस खाने के माध्यम से अपने पिता के शक्ति के साथ वो जुड़ जाते हैं और इस बदले की भावना के कारण उनके मन में एक अपराध बोध का जन्म होता है और उसी अपराध बोध से मुक्ति पाने के लिए वो बाप को अपने समुदाय का आधिराज मानते हैं, यानी धर्मगुरु। इसी तरह सारे धर्मों की शुरुआत हुई है। यानी फ्रॉइड ये कहना चाहते हैं कि धर्म इंसान के लिए अपने अपराध बोध से मुक्ति पाने का रास्ता है। अलग अलग धर्मों में जो अलग अलग देवताओं की सृष्टि की गई है, फ्रॉइड के हिसाब से ये सभी प्राइमोर्डियल मर्डर है, मृत पिता का एक व्यापक रूपक। मेरा नाम मोन मिथुन मित्रा है, यानी आप ही का नाम नोंतो है। क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं, मगर जानने का मौका मिला है। क्या आप रेखा की मौत के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, कुछ पता चला क्या ब्योमकेश बाबू? अब तक तो कुछ खास नहीं। अच्छा ब्योमकेश बाबू, आपको क्या लगता है कि रेखा ने आत्महत्या की है? मुमकिन नहीं है, आपका रिश्ता तो काफी करीबी था ना, लेकिन आपके पिताजी को इससे घोर आपत्ति थी। मेरा यकीन मानिए ब्योमकेश बाबू, रेखा को मार के किसी को क्या मिलेगा? क्यों, आपके बाबा? मेरे बाबा? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम सब आपके बाबा के बारे में जानते हैं, वो इंसान को इंसान नहीं समझते। वैसे आपका भी तो कोई मोटिव हो सकता है। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो रेखा से प्यार करता था। क्या आप रेखा के दुश्मन के बारे में जानते थे? आपके लिए जानना बहुत ही आसान था। आप रेखा से प्यार जो करते थे। मैं ऐसे किसी भी दुश्मन के बारे में नहीं जानता ब्योमकेश बाबू। तब तो एक ही बात साबित होती है नोंतू जी कि रेखा के एकमात्र दुश्मन थे आपके पिताजी। समझ रहे हैं ना? वो जो मांस खाते थे, वही चाहते थे उसका मांस खाना। संतान जैसे अपने पिता का मांस खाना चाहते थे। आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। प्राइमोर्डियल मर्डर, प्राइमोर्डियल मर्डर, अनादि खून, अनादि खून। अच्छा, क्या हुआ था मेरी बेटी को? कुछ पता चला? अब तक तो कुछ खास नहीं, मगर डेथ कंफर्मेशन के दौरान जो डॉक्टर रुद्र ने कहा। क्या वो कमीना डॉक्टर मेरे घर आया था? राक्षस, वो इंसानी रूप में एक राक्षस है। मुझे अभी जाना होगा ब्योमकेश बाबू, मुझे जाना होगा अपने बेटी की लाश लाने के लिए। मुझे मॉक जाना होगा। ब्योमकेश बाबू, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इस मामले के बारे में आपको छानबीन करने के लिए बिल्कुल कहता। मैं एक मामूली सा सरकारी कर्मचारी हूँ। फीस हमेशा इतनी जरूरी नहीं होती देव कुमार जी। नहीं, आपको फीस दिए बगैर मैं आपसे कोई मदद नहीं लेना चाहूंगा। पुलिस छानबीन कर रही है, वो पता लगा ही लेगी। और वैसे भी मेरी बेटी तो वापस नहीं आएगी ना। ब्योमकेश, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आज मेरा एक भ्रम दूर हो गया जीत। वो क्या? मुझे लगता था देव कुमार जी अपने पहली पत्नी के संतानों से कुछ खास प्यार नहीं करते, मगर मैं गलत था। ब्योमकेश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अच्छा याद दिलाया बुद्धू बाबू। हो गई मुसीबत। अमेजिंग डेथ है साहब। यहाँ तक कि डॉक्टर भी मौत की वजह नहीं समझ पा रहे। शरीर में कोई चोट का निशान नहीं। जहर मिला गया? नहीं। दिल की हालत नॉर्मल। और ये रिपोर्ट कब मिलेगी? कल। तब तो लगता है कि नर्वस सिस्टम में लकवा मारने के कारण मौत हुई है। नर्वस सिस्टम में लकवा मारा है
तो उसकी वजह क्या है, यही तो डॉक्टर पता नहीं लगा पा रहे हैं। बड़ी अजीब मौत है। ये केस तो कॉर्नर्स कोर्ट में जाएगा ना? हाँ जाएगा ना, और मौत की वजह ना होने के कारण ये केस अपने आप बंद भी हो जाएगा। हमें भी ये केस बंद कर देना चाहिए ना? हाँ, आप अपने तरफ से ये केस बंद कर दीजिए, मैं अपने तरफ से इस केस को ओपन ही रखूंगा। हाँ, मुझे तो लगा ही था। भजिया? नहीं विद्यु बाबू, अभी भजिया नहीं। अच्छा ब्योमकेश बाबू, आपको किसी पर शक है? शक तो है, मगर ये केस बहुत पेचीदा है। अच्छा, ये देव कुमार जी कैसे आदमी है? अभी उन पर शक करने से कोई फायदा नहीं है। इस मौत के राज का खुलासा करने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि मौत का कारण क्या है, वो लड़की आखिर मरी कैसे। ये जाने बगैर किसी पर भी शक करने का कोई फायदा नहीं होगा विद्यु बाबू। हाँ, मगर मौत के समय उसकी सौतेली माँ और उसका भाई घर पर ही तो थे। हाँ मैं मानता हूँ अजीत, लेकिन इसके लिए मौत की वजह जानना बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर्स तो मौत की वजह नहीं बता पा रहे। अरे बाबा, डॉक्टर ने तो मृत शरीर की जांच की है। हमने मृत शरीर के अलावा बाकी चीजों को भी जांचा है, इसीलिए डॉक्टर को जो नहीं दिखता वो हमें दिख सकता है ना। हाँ, आप डॉक्टर, जज, पुलिस सबके पेट पर लात मार सकते हैं, मुझे यकीन है। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? पटना, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस है, परसों रात की ट्रेन है, तू भी मेरे साथ चलना। मेरा दिल कुछ अच्छा नहीं है, तू भी चलेगा ना तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी। चलेगा ना? ठीक है बाबा। अच्छा डॉक्टर रहा है, कहीं से भी सुराग नहीं मिल रहा हमें, चारों तरफ धुंध छाई हुई है। आखिर खूनी को पकड़ेंगे कैसे? हम तो किसी पर शक भी नहीं कर पा रहे। अरे कुछ तो मदद कीजिए। देखिए, अब इस रिपोर्ट के बाहर तो मैं नहीं जा सकता, फिर भी इस विषय में मेरी अपनी एक थियरी है। जैसे क्या? मुझे लगता है कि ऐसी कोई अनजानी गैस थी जिसे सूंघने के कारण उसकी मौत हो गई। क्या आपको भी लगता है चूल्हा जलाते हुए उसकी मौत हुई? हाँ, इसके अलावा कुछ और हुआ होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई अनजानी जहरीली गैस। जहरीली गैस यानी धुंध। देखो, मुझसे जो बन पाया है मैंने बनाया है, चुपचाप खा लो। ये भजिया है या क्या है? मुझे तो ये अमीबा जैसे दिख रहा है। तुम्हारे ऑमलेट से ना अच्छा है। ये खा के चाय बना देना, मुझे आर्टिकल लिखना है। तुम चाय नहीं बनाओगे ना? अरे रुको ना, बनाता हूँ। पता है अजीत, मुझे ऐसा लगता है कि रेखा की मौत जहरीली गैस की वजह से ही हुई है। मतलब तुम कह रहे हो कि पुलिस और डॉक्टर का जो मानना है वो सही है, इसके अलावा और कुछ मुमकिन नहीं लग रहा है दोस्त। मतलब इससे बेहतर लॉजिक हमारे पास इस वक्त तो नहीं है। देखो, जांच में रेखा के शरीर से कोई जहर नहीं मिला, ऐसे में तो यही नतीजा सही लग रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस नए जहर के बारे में वैज्ञानिक भी नहीं जानते। ये एक नया आविष्कार है। हाँ, अब सवाल ये है कि ये जहर आया कहाँ से? हमारे सामने फिलहाल दो ही वैज्ञानिक हैं, एक डॉक्टर रुद्र और दूसरे देव कुमार जी। अगर देव कुमार जी ने इस नए आविष्कार का खोज किया है तो अपने बेटी को जहर क्यों देंगे? मुझे तो बहुत अटपटा सा लग रहा है। उनका मोटिव क्या हो सकता है? जहाँ तक मैंने उन्हें देखा है वो तो रेखा से बहुत प्यार करते थे, तब तो शक की सुई रुद्र जी पर अटकती है। उनके पास तो मोटिव भी है। चाहे वो जितने भी कमीने क्यों ना हो, एक मामूली सी बात पर लड़की की हत्या नहीं करेंगे। सवाल ये है कि रेखा तक पहुंचेंगे कैसे और वो जहर रेखा तक भेजेंगे कैसे? कल एक बार डॉक्टर रुद्र को परख के देखते। अच्छा सुनो, मेरे चाय में शक्कर थोड़ी ज्यादा डालना, मतलब चाय मुझे ही बनानी पड़ेगी ना। गैस चेम्बर ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया सोच है। हमारे देश में भी कानूनी तौर पर इसे लागू कर देना चाहिए, वरना इस देश में नालायकों की जो इतनी तादाद जमा होती जा रही है, इन्हें दूर करना मुश्किल हो जाएगा। यानी आप कहना चाहते हैं कि पोलैंड में जो नाजी हिंसात्मक कांड चला रहे हैं एक्शन D4 प्रोग्राम के नाम पर, आप उसका समर्थन करते हैं? ऑफ कोर्स करता हूँ। एक महान कवि ने कहा है, जिस हत्या से समाज की उन्नति हो उसमें कोई पाप नहीं होता, लेकिन जो कमजोर होते हैं वही इसकी निंदा करते हैं। ये जो कई अस्पतालों में रोगियों और यहूदियों को लाकर जहरीली गैस चेम्बर में चूहों की तरह मारते हैं, आपको सच में लगता है इससे जाति की उन्नति होगी? ऑफ कोर्स होगी। अच्छा, किसे मारा जा रहा है? जिसे हेरिडिटी डिसीज है या जो हेरिडिटी डिसीज के साथ पैदा हुए हैं, वो लोग तो वैसे भी समाज पे बोझ है। आप खुद डॉक्टर होते हुए दूसरों को समाज का बोझ समझ रहे हैं? हाँ, कह रहा हूँ। देखो भाई, इस तरह के डिफेक्टिव डिसीज वालों को बचा कर रखने को जर्मन सरकार को कितना खर्चा करना पड़ता है तुम्हें पता है? एक मेडिकल रिपोर्ट में पढ़ा था मैंने, बचा के रखने का कॉस्ट है 60,000 राइशमार्क। बहुत खर्चा हो रहा है, और ये खर्चा आ कहाँ से रहा है? आम आदमी के जेब से, जो वो टैक्स भरता है। यानी आपको भी कभी
लाइलाज रोगी को मारने की इच्छा होती होगी। होती है, लेकिन इस देश में ऐसा कोई कानून भी तो नहीं है। लेकिन हिटलर पर मुझे पूरा भरोसा है, उसके अंदर बेकार के सेंटिमेंट्स नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा, वो आदमी एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। यानी रेखा भी आपकी बेटी के जिंदगी में लाइलाज रोगी की तरह आ गई थी। क्या जानना चाहते हैं आप कि मैंने रेखा को मारा है? जी हाँ, मारने की तमन्ना तो थी। मान लीजिए मैंने ही मारा है, परंतु प्रूफ कैसे करेंगे? अरे ये क्या, चाय तो ठंडी हो रही है, पी के जाइए। नमस्ते, फिर आइएगा। वो डॉक्टर रुद्र एक नंबर का पिचास है, पिशाच। हाँ भाई, वो टिटनेस के मरीजों पर अपना इजाद किया हुआ इंजेक्शन इस्तेमाल करता है और इस चक्कर में कुछ मरीज मर भी गए। अगर उस पाजी को खूनी साबित करके फांसी पर चढ़ा पाता तो मैं काली मंदिर जाकर माता को प्रसाद चढ़ाता। देखा जाए तो निष्पक्ष होकर छानबीन करनी चाहिए, मगर यह पहली दफा है जब मैं भी चाहता हूँ डॉक्टर रुद्र दोषी साबित हो। समाज से जब ऐसा जानवर हटेगा तब जाके जाति की उन्नति होगी। क्या कहते हो अजीत? सही कहा आपने। विधु बाबू, ऑमलेट पसंद नहीं आया क्या आपको? नहीं, बहुत अच्छा है। वैसे मीठा ऑमलेट तो जिंदगी में कभी खाया नहीं, बहुत अच्छा है, व्योमकेश ने बनाया। मीठा? अजीत मुझे बताओ, ऊपर वाले शेल्फ में नमक ही था ना? वो चीनी है। कितनी बार कहा है तुम्हें? मुझे माफ कर दीजिए विद्दू बाबू, इस केस को लेकर मैं बहुत ही खोया खोया सा रहता हूँ। कल रात मैंने जला हुआ चावल खाया, कल रात पानी कम था। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नमक है वो चीनी है, मतलब दोनों से बीमारी होती है। वही नमक से प्रेशर बढ़ता है, चीनी से शुगर बढ़ती है। जितने जल्दी भाभी जी घर में आ जाए उतने जल्दी आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। अच्छा, नमक से मुझे नोनता की याद आ गई। नोनता? नोनतू, रुद्र जी का बेटा। हाँ, उसने तो अपनी बाप की मौत के लिए रेखा को जिम्मेदार ठहराया, मतलब उल्टा, रेखा की मौत पर बाबा को जिम्मेदार ठहराया। उस नोनता ने तो कम्युनिस्ट पार्टी में नाम लिखवाया है। हाँ, स्वाभाविक है, गैस चैम्बर में अत्याचार सहना पड़े तो कम्युनिस्ट पार्टी में ही नाम लिखवाना पड़ता है। वो कम्युनिस्ट वम्युनिस्ट कुछ नहीं, पार्टी वालों ने उसे निकाल दिया। हाँ, अब क्रांति में दिल लगाने से प्यार तो नहीं हो जाता ना, उल्टा प्यार में दिल लगाने से क्रांति नहीं होती। पता नहीं कहाँ होगा। दरअसल अब मैं चलता हूँ, बहुत भूख लगी है। आप रुकिए विद्दू बाबू, मैं आपके लिए और एक ऑमलेट बना के लाता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या कह रहा था, आसपास कहीं भजिए की दुकान नहीं है? नहीं विद्दू बाबू, घर के हालात थोड़े ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं खिलाऊंगा। चलो चलो अजीत, आप यहाँ रोज आया कीजिए। विद्दू बाबू, एक वड़ा मंगाइए ना, मेरे पास से लीजिए, वो ठंडा है। भाई साहब, एक वड़ा दीजिए, एक मुझे भी, 2 वड़े दीजिएगा। मेरा प्रेशर बढ़ते जा रहा है, बीपी बढ़ रहा है ना, तो चाय पीजिए। चाय मंगवाओ अजीत। ये देखो अजीत, बेसन इतने अच्छे से लगा है, कितना अच्छा लग रहा है, देखकर ही मजा आ गया। और तुमने जो बनाए थे वो एकदम पतले पतले से थे, बेकार थे। चाय भी तुमसे ज्यादा अच्छी है। विधु बाबू, मैंने आपसे कहा था आप देव कुमार जी की माली हालत का पता लगाएंगे, लगा लिया क्या? हाँ, लगा लिया। आजकल उनकी माली हालत ठीक नहीं। आपने तो कहा था उनकी तनख्वाह 800 रुपए है। हाँ, 800 रुपए महीना मिलता है, मगर वो बेहिसाब खर्चा करवाते हैं। नहीं तो इस उम्र में आके कोई 50,000 का इंश्योरेंस करवाएगा। 50,000 का लाइफ इंश्योरेंस? क्या खुद के नाम पर है? नहीं, जॉइंटली, उनके और उनके दूसरे पत्नी के नाम पर, दोनों का नाम है इसमें, ताकि मरने के बाद उनके पत्नी को कोई तकलीफ ना हो। और इस इंश्योरेंस में कोई उत्तराधिकारी का नाम भी नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारा लाडला बेटा मेरी दिया सलाई की डिबिया लेके चला गया। क्या? नहीं, प्राइमोर्डियल मर्डर, अनादि खून। विधु बाबू, अब यहीं पर बैठिए। अजीत, चलो चलो चलो, खून का भी आदि अनादि होता है। नसीब का भद्दा मजाक तो देखो अजीत, कितना भयानक प्रतिशोध। व्योमकेश बाबू, वारंट ले आए विधु बाबू? हाँ, आखिर बात क्या है? व्योमकेश, कुछ तो बताओ, ये वारंट किस लिए? हम कहाँ जा रहे? रेखा के खून के पीछे। मुझे कोई मोटिव नहीं मिल रहा था जी। रेखा को मार के किसका फायदा हो सकता है? रेखा के जिंदा रहने से किसको मुसीबत होगी? इन सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल रहे थे। तो अब क्या, तुम्हें इनके जवाब मिल गए? दरअसल रेखा हत्यारे की मोटिव थी ही नहीं।
तो कौन था? हत्यारा कौन है? कुछ तो बताओ। देव कुमार बाबू, आपके खिलाफ वारंट है। हाँ, आप लोग आ गए? हाँ, आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप चलिए, हथकड़ी लगाने की कोई जरूरत नहीं। ब्योमकेश बाबू, क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था रेखा की शादी एक अच्छे घर में होगी। चाहता था मेरे पास एक अच्छी लेबोरेटरी हो। हाबुल को विलायत भेजना चाहता था। सावधान ब्योमकेश बाबू, हर एक तीली एक मृत्युबान की तरह है। जलाते ही सब भस्म। क्या आविष्कार किया मैंने? फौरन मौत हो जाए, लेकिन उसका कोई सबूत नजर नहीं आएगा। आधुनिक युद्ध नीति में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। विनाश, प्रलय। लेकिन देखो, क्या से क्या हो गया। नसीब का खेल देखिए। अगर मुझे फांसी होती है तो इंश्योरेंस से मिलने वाले पैसे इसी को मिलेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, वेंजेंस कमिंग होम टू रूस्ट। अगर हो सके तो देवकुमार जी के ट्रेजेडी पर कहानी लिखना अजीत। कोशिश करोगे तो प्राइमोडियल के कॉन्टेस्ट को समझ पाओगे। शुभ्रा देवी ने देवकुमार जी पर हक जमाने के लिए उन्हें अपने बच्चों से ही अलग कर दिया। उन्हीं पति के हाथों उनकी जान जाने की आशंका है। 2 दफा देवकुमार जी ने अपने पत्नी को मारने के लिए 2 बार अग्निबाण का प्रयोग किया और दोनों बार असफल रहे। दुर्भाग्य से वो दोनों बाण उन्हीं के बच्चों को लगा। ये सब अप्रत्याशित था। उन्होंने अनजाने में इसका आविष्कार किया था। जरा सोचो अजीत, ये ऐसा आविष्कार था जिसका पेटेंट नहीं मिलता, क्योंकि साधारण व्यवसायिक की दुनिया में इसका कोई मोल नहीं है। पैसों के कमी के कारण देवकुमार जी इसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे थे। जो लोग अपने काम में ज्यादा दिमाग लगाते हैं, उन्हें पारिवारिक जीवन में थोड़ी शांति चाहिए अजीत। देवकुमार जी के जीवन में बस इसी की कमी थी। एक रूढ़िवादी झगड़ालू महिला जिसमें ममता नाम की कोई चीज नहीं है, उससे वो तंग आ चुके थे। ब्योमकेश, देख के तो नहीं लगता कि देवकुमार जी इतने निष्ठुर होंगे। और जिस तरह वो अपने बच्चों से प्यार करते थे, वो तो स्नेहशील इंसान लगते थे। देखो, दूसरी पत्नी को भी इस प्यार का हिस्सा मिल सकता था, मगर उनके आदत की वजह से उन्हें नहीं मिला ना। जीवन बीमा करवा के उन्होंने एक तीर से 2 शिकार करने की तैयारी कर ली। अपने ही इजाद किए जहर से अपने पत्नी को मारो और सारा पैसा अपना। और ये मौत ऐसी होती कि किसी को इसकी वजह पता नहीं चलती। और इस तरह से 1 साल गुजर गया। देवकुमार जी अंदर ही अंदर बेचैन होने लगे और उन्होंने फैसला किया कि वो जल्द ही अपना अग्निबाण अपने बीवी पर चलाएंगे। देवकुमार जी के इजाद किए हुए जहर की प्रकृति बारूद जैसी थी। वैसे तो हानि नहीं थी, लेकिन आग के संपर्क में आते ही उसकी भयानक शक्ति गैस के रूप में तब्दील हो जाती थी। और अगर वो गैस किसी ने सूंघ ली तो सर्वनाश, उसी वक्त मौत हो जाएगी। देवकुमार जी ने इस जहर का उपयोग अपने बीवी पर करने के लिए एक अद्भुत उपाय निकाला। वैज्ञानिक दिमाग के अलावा ऐसी सोच और किसी के दिमाग में नहीं आ सकती थी। देखो अजीत, देवकुमार जी जानते थे कि उनकी बीवी हर रात लालटेन जला के सोती है, और खासकर तब जब वो अकेली होती है। और उस माचिस का इस्तेमाल और कहीं नहीं होता। दिल्ली के कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले उन्होंने अपना काम चोरी छुपके कर लिया। वो जानते थे आज नहीं तो कल उनकी पत्नी माचिस जरूर जलाएगी। देवकुमार जी उस समय 900 मील दूर होंगे। ये काम उन्होंने किया होगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। सब ठीक ही था, मगर नसीब को कुछ और ही मंजूर था। उनके पत्नी के बदले उनके बेटी ने उस माचिस को जलाया। इस बात से उनके दिल में आक्रोश और बढ़ गया। अब बेटी ही नहीं रही, पत्नी को तो वो मार के ही रहेंगे। इसके बाद उन्होंने फिर वही चाल चली, इस बार पटना जाने से पहले, मगर इसमें भी वो नाकामयाब रहे। देवकुमार जी ने सागर का मंथन करके एक विनाशकारी हथियार ढूंढ निकाला था, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। याद है जी देवकुमार जी के लेक्चर्स? और तब तुमने उनकी कमियों को छुपाने के लिए बहाना बताया था। लेकिन कमाल की बात है, उन्होंने अपने लेबोरेटरी में इतने अद्भुत चीज का आविष्कार किया। अच्छा, एक बात बता ब्योमकेश, देवकुमार जी ही अपराधी है, ये तुम्हें कैसे पता चला? जब विधु बाबू ने 50,000 के लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताया तभी। और मारने का तरीका जरा याद करो अजीत, जब रेखा की मौत हुई थी तब उसके हाथ में
माचिस की तीली थी, वैसी ही तीली हाबुल के भी हाथ में थी और देवकुमार जी उसके पास बैठे रो रहे थे। ये इत्तेफाक भी हो सकता था, हाँ, और एक परिकल्पना भी। जानते हो अजीत, देवकुमार जी ने चालाकी कहाँ दिखाई। माचिस के डिबिया में एक तीली के अलावा उन्होंने ज्यादा तीलियां नहीं रखी। छानबीन में भी वो तीली पकड़ी नहीं गई, क्योंकि वो तीली पहले ही जल चुकी थी। भगवान की लाठी देखो, हाबुल ने भी वही तीली जलाई। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, तुम तो लेखक हो, देवकुमार जी के इस कहानी में क्या तुम रूपक को देख पा रहे हो? देखो भाई, इंसान ने जब एक इंसान को मारने के लिए हथियार बनाया, उसी दिन उस इंसान ने अपने मौत का न्योता दे दिया था। बिल्कुल सही कहा। ये आजकल दुनिया में छुप छुप के हिंसात्मक बीज पनप रहे हैं। एक दिन ये बीज पूरे मानव जाति को बर्बाद करके रख देंगे।